बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जो आपके कोर्स के रिलेटेड भी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा जो मेन फोकस होगा वो क्लिनिकल साइड्स पे होगा, क्योंकि जब आप क्लिनिकल रोटेशंस पे जाते हैं तो हमारे जो क्रिटिकल यूनिट्स होते हैं जैसे आईसीयू वगैरह हो गए, सीसीयू वगैरह हो गए, या पल्मो वार्ड की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के साथ होते हैं, तो वहाँ पे हम एक मोस्ट कॉमन टेस्ट यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड एबीजीज, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये चीज़ देखेंगे कि एबीजीज क्या है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या वैल्यूज़ इंटरप्रेट की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एबीजीज होता क्या है? देखें, एबीजीज हमारे पास आर्टीरियल ब्लड गैसेस, यानी कि जो हमारी आर्टरी है, हमारे पास दो वेसल्स है ना, हमारे पास एक आर्टरी है और एक वेन है। तो आर्टरी के अंदर जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कितनी वॉल्यूम है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम है, उसके अंदर बाइकार्ब का कितना वॉल्यूम है। तो ये सारी चीज़ें हम इस एबीजीज के थ्रू चेक करते हैं। हम ब्लड की पीएच को देखते हैं कि पीएच एसिडिक है, बेसिक है, कैसी है। तो वो हम सारी जितनी भी इंटरप्रिटेशंस करते हैं, दिस इज थ्रू एबीजीज, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। तो पर्पस की बात करें तो देखिए, हम ऑक्सीजनेशन चेक करते हैं ब्लड के अंदर, वेंटिलेशन चेक करते हैं, और हमारे पास एसिड बेस है। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ें। देखिए, ऑक्सीजनेशन क्या होता है? बेसिक ऑक्सीजनेशन का मतलब है कि जो एक बंदा है उसके ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन लेवल मौजूद है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। वेंटिलेशन, वो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहा है, उसके अंदर कोई डिफिकल्टीज तो नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड वेंटिलेशन। ठीक है। और एसिड बेस बैलेंस, जब वो इंस्पायरेशन कर रहा है, एक्सपायरेशन कर रहा है, तो उसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो रही है या बाइकार्ब की रिटेंशन हो रही है, बाइकार्ब की ज़्यादा एक्सेस रिलीज हो रही है, CO2 की ज़्यादा रिलीज हो रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि पीएच ऑफ ब्लड पे इफेक्ट पड़ता है, यानी या तो वहाँ पे एसिडोसिस हो जाएगी या अल्कलोसिस हो जाएगी। तो कैसे होगी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो तीन मेजर केसेस जो हैं, हम इसमें एबीजीज इस का जो पर्पस है वो तीन इस मेजर उसमें है। सबसे पहले एसिड क्या होता है? बेसिक आपने बायोकेमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर और वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन जो H डोनर होता है, दिस इज कॉल्ड एसिड। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, दिस इज कॉल्ड बेस। कहाँ गया? ये बेस हमारे पास होता है। फिर हमारे पास बफर सिस्टम क्या होता है? बफर सिस्टम वो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स होते हैं, वो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि अल्कलोसिस कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्लड की एसिडिटी को, या बॉडी की जहाँ कहीं भी पेरिफेरल टिश्यूज में है, स्टोमक के अंदर है, ब्लड के अंदर है, कहीं भी है, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। दिस इज कॉल्ड बफर सिस्टम। हमारा जो मेन बॉडी के अंदर और भी बफर सिस्टम है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो ब्लड बफर सिस्टम पे होगा, क्योंकि ब्लड बफर सिस्टम इस एबीजीज के साथ रिलेट करता है। सो स्टूडेंट्स, एसिड बेस बफर सिस्टम आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा हमारे पास पीएच ऑफ ब्लड। पीएच क्या होती है ब्लड की? आपको पता है हमारे पास ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है, दिस इज 7.35 टू 7.45। इसके दौरान हमारे पास जितनी भी पीएच है, दिस इज कॉल्ड ब्लड नॉर्मल पीएच। यानी अगर यहाँ के अगर आप एबीजीज परफॉर्म करते हैं और ब्लड के अंदर जो पीएच आपकी आती है वो 7.35 टू 45 तक आती है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। अब अगर ये नीचे जाती है, यानी कि अगर पीएच का स्केल हम ऐसे वर्टिकल ड्रॉ करें, तो अगर हमारे पास जो पीएच है वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि 3.5 से कम जा रही है, दिस इज कॉल्ड एसिडोसिस। ठीक है जी। अगर ये पीएच का ये जो स्केल है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी तो हमारे पास जो पीएच लेट्स सपोज ये 7.45 से अबव जा रही है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे अल्कलोसिस। यानी कि जितना पीएच ऊपर जाएगा, दिस इज कॉल्ड बेसिक कंडीशन एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड अल्कलोसिस। अब जितनी पीएच नीचे आ रही है, 1 की तरफ आ रही है, 0 की तरफ आ रही है, दिस इज कॉल्ड एसिडोसिस। यानी वहां पे ब्लड के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। अब ये एसिडिक एनवायरनमेंट, ये बेसिक एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है?
हमेशा याद रखिए एबीजीज के अंदर जो हम इंटरप्रिटेशंस करते हैं वो दो बेसिस पे करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे या तो यहाँ पे इन्वॉल्व होगी रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स इन्वॉल्व होंगे, और दूसरा हमारे पास इन्वॉल्व होंगी किडनी, ठीक है। लंग्स क्या करते हैं, लंग्स का फंक्शन क्या होता है, लंग का फंक्शन ये होता है कि वो ऑक्सीजनेशन और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इन्वॉल्व होता है। यानी इंस्पायर करेगा तो ऑक्सीजन अंदर लेकर आएगा, और एक्सपायर करेगा या एक्सपायरेशन करेगा तो वो हमारे पास CO2 को रिमूव करेगा। तो CO2 को जब रिमूव करेगा और ऑक्सीजन को अंदर लेगा, अब ऑक्सीजन का ताल्लुक एबीजीज के अंदर नहीं है, मतलब एबीजीज के अंदर है लेकिन रिस्पायरेशन के अंदर नहीं है, ठीक है। CO2 जितना इंक्रीज होगा अंदर, मतलब रिटेंशन होगी, उतनी ज्यादा ब्लड पीएच नीचे जाएगी, यानी एसिडोसिस की तरफ जाएगी। जितनी ज्यादा CO2 एक्सपायरेट होगी, बाहर निकलेगी, उतनी ज्यादा ब्लड की पीएच ऊपर जाएगी, यानी कि अल्कलोसिस की तरफ जाएगी। सेम लाइक दैट हमारे पास किडनी है, तो किडनी हमारे पास क्या काम करती है, हमारे पास बाइकार्ब को रिलीज करती है और हाइड्रोजन आयन को रिटेन करती है, या फिर हाइड्रोजन आयन को रिलीज करती है और बाइकार्ब को रिटेन करती है। तो अगर बाइकार्ब को वो बहुत ज्यादा रिलीज कर रही है, CO2 HCO3 हमारे पास जो है HCO3, अगर ये इसको बहुत ज्यादा रिलीज कर रही है, किडनी से निकाल रही है, तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी, दिस इज कॉल्ड एसिडोसिस, यानी कि वो पीएच को कम कर रहा है ब्लड की। तो अगर सेम ये एसिड जो हमारे पास बाइकार्ब है, इसकी रिटेंशन हो रही है, रिटेंशन हो रही है, तो हमारे पास ये जो बाइकार पीएच ऑफ ब्लड है ये इंक्रीज होगी, यानी कि एसिडोसिस एल्कलोसिस की तरफ जाएगी। क्यों एल्कलोसिस की तरफ जाएगी, क्योंकि देखिए हमारे पास ये जो HCO3 है, अगर ये रिलीज होगा, बाहर जाएगा, किडनी से बाहर जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन की रिटेंशन होगी, और हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो हमारे पास जो इसके रिलीज होने से जो इफेक्ट पड़ेगा ब्लड की पीएच पे, वो एसिडोसिस की तरफ जाएगी। अगर HCO3 रिटेन होता है तो हाइड्रोजन आयन लॉस होगा किडनी से, क्योंकि ये ऑपोजिट में काम करते हैं ना, एक चीज रिटेन होगी तो दूसरी लॉस होगी। तो अगर ये रिटेन होते हैं और ये लॉस होता है, तो ब्लड की जो पीएच है वो ऊपर की तरफ जाएगी, यानी अल्कलोसिस की तरफ जाएगी। क्यों, क्योंकि बाइकार्ब हमारे पास बफर सिस्टम है, ये हमारे पास बेसिक इन नेचर है। सेम लाइक दैट अगर किडनी लंग्स की बात करें तो CO2 है, ठीक है, अगर अब CO2 भी एसिडिक इन नेचर है, अगर हम जो CO2 है उसकी रिटेंशन करते हैं, मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसको हाइपोवेंटिलेशन है, ठीक है, तो हाइपोवेंटिलेशन है या COPD का पेशेंट है, तो उसके अंदर जो बाइकार्ब है, सॉरी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अंदर रिटेंशन रहेगी, वो बाहर से सही से नहीं जा सकती, गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो सकता। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर CO2 इंक्रीज होगी और CO2 एसिडिक इन नेचर है, तो ब्लड की पीएच नीचे जाएगी, यानी कि एसिडोसिस की तरफ जाएगी। अब अगर CO2 हमारे पास एक्सेसिवली बाहर जा रही है, हाइपर वेंटिलेशन है, तो उस सूरत में जब CO2 बहुत ज्यादा बाहर जा रही है, तो चूंकि CO2 एसिडिक इन नेचर है, तो एसिड बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है, तो ब्लड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्लड का जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो कम होगा, तो बेसिक इन्वायरमेंट ज्यादा होगा, यानी पीएच इंक्रीज होगी, तो अल्कलोसिस की तरफ जाएगी पीएच। सो दिस इज, ये जो दो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, या तो लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा या हमारे पास किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा। अगर लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसको कहेंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। अब रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में हमारे पास दो आ जाएंगे, एसिडिक आ जाएगा या अल्कलोसिस आ जाएगा। एसिडोसिस में क्या होगा कि CO2 रिटेन हो रही है, यानी कि CO2 हमारे पास रिटेन हो रही है, तो हमारे पास रिस्पायरेटरी एसिडोसिस आ जाएगी। क्यों, CO2 एसिडिक इन नेचर है, तो हमारे पास जब एसिड इंक्रीज होता है बॉडी के अंदर, तो ब्लड की पीएच डाउन जाती है, विच इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, यानी कि रिस्पायरेशन की वजह से, लंग्स की वजह से ब्लड की पीएच एसिड की तरफ जा रही है। सेम दूसरी तरफ रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, अब हमारे पास CO2 अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, यानी कि हाइपर वेंटिलेशन पेशेंट कर रहा है, तो CO2 को बहुत ज़्यादा बाहर निकाल रहा है, तो हमारे पास जो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस आएगी, उसमें जो पीएच ऑफ ब्लड होगी वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो किस तरफ जाएगी, अल्कलोसिस की तरफ जाएगी। ये हमारे पास लंग के डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। सेम हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। मेटाबॉलिक में क्या होगा, जो हमारी किडनी है, अगर वो CO2 HCO3 को रिटेन कर रही है,
अगर HCO3 को रिटेन कर रही है, हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर रही है, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। क्यों? HCO3 हमारे पास बेसिक इन नेचर है, तो जब बेसिक सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर जमा होते हैं तो ब्लड की पीएच को इंक्रीज करते हैं। तो ब्लड की पीएच इंक्रीज होगी तो हमारे पास एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होगा, बल्कि अल्क्लोसिस इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, बेसिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। तो अगर मेटाबॉलिक अल्क्लोसिस है तो उसके अंदर हमारे पास HCO3 हमारे पास जो है उसकी रिटेंशन होगी, यानी कि वो इंक्रीज मिलेगा आपको रिपोर्ट्स के अंदर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें तो यही जो HCO3 है इसका लॉस होगा और बदले में किसकी रिटेंशन होगी? H आयन की, हाइड्रोजन आयन की। तो हमारे पास ये कह सकते हैं HCO3 हमारे पास जो है ये जब हमारे पास लॉस होगा, बाहर निकलेगा, किडनी से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बाहर होता है, तो वो जो कंडीशन क्रिएट करेगा दिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमारे पास कहाँ पे जाएगा? ब्लड की पीएच कहाँ जाएगी? 7.35 से बिलो जाएगी, तो हमारे पास एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। दिस इज रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। यहाँ तक क्लियर है? अब स्टूडेंट्स हमारे पास तीन कंडीशंस और होती हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एबीजीज की जो टाइप्स होती हैं वो हमारे पास तीन किस्म की टाइप्स होती हैं। अब वो टाइप्स हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? अनकंपनसेटरी है, पार्शियली कंपनसेटरी है या फुली कंपनसेटरी है। देखिए मिसाल के तौर पे ये हमारे पास लंग्स है, ठीक है, और ये हमारे पास किडनी है। अब लंग्स क्या क्या काम होता है? लंग्स हमारे पास इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। किडनी हमारे पास होम्योस्टेसिस के अंदर, अगर एबीजीज की बात करें तो वो हमारे पास या तो CO2 बाइकार्ब को रिलीज करेगी या बाइकार्ब को रिटेन करेगी। अगर मिसाल के तौर पे किसी वजह से किसी एक ऑर्गन के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं लंग्स की। लंग्स के अंदर कोई डिसऑर्डर आ गया है। अब जब लंग के अंदर डिसऑर्डर आ गया है तो या वो एसिडोसिस की तरफ लेकर जाएगा बॉडी की पीएच को, ब्लड की पीएच को, या वो अल्कलोसिस की तरफ लेकर जाएगा। अगर एसिडोसिस की तरफ लेकर जा रहा है तो बदले में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में, ब्लड की पीएच को नॉर्मलाइज करने के लिए ये जो इसका ऑपोजिट ऑर्गन है, सेकंड ऑर्गन जो है, ये इसको कंपनसेट करेगा। ये इसकी हेल्प आउट करेगा कि मैं, अगर वो डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है तो मैं कुछ ऐसा करूं कि हमारी जो ब्लड की पीएच है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जो ब्लड की पीएच डिस्टर्ब होती है तो बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा। अब होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए किडनी हमारे पास उसके ऑपोजिट काम करेगी। मिसाल के तौर पे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में जा रही है, रिस्पायरेशन की वजह से, मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, वो हमारे पास आ जाता है, जी COPD का पेशेंट आ जाता है। COPD के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो जो गैसेस एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं होती, तो CO2 अंदर रिटेंशन रहती है। तो अब हमारे पास वो पेशेंट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर है, तो अब किडनी क्या करेगी? किडनी हमारे पास, चूंकि CO2 एसिडिक इन नेचर है, तो किडनी हमारे पास बेसिक इन्वायरमेंट को इंक्रीज करेगी, यानी कि मेटाबॉलिक अल्क्लोसिस की तरफ जाएगी। CO2 जो हमारे पास, सॉरी HCO3 हमारे पास जो है, बाइकार्ब जो है, उसकी रिटेंशन करेगी, उसको इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? ताकि वो इस एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करे। जब इसको न्यूट्रलाइज करेगा, दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन। कंपनसेट कर रहा है ना, एक अगर उसका ऑर्गन डिसऑर्डर में जा रहा है तो ये उसके साथ कंपनसेट करेगी, तो दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन। अगर ये कंपनसेट नहीं कर रही, मिसाल के तौर पे लंग के अंदर डिसऑर्डर है और किडनी अपनी जगह पे काम कर रही है, किडनी कोई इसके साथ कंपनसेशन नहीं कर रही, दिस इज कॉल्ड अनकंपनसेटरी कंडीशन। और कंपनसेटरी कंडीशन में दो किस्म की कंडीशन आती है, एक हमारे पास पार्शियल है, एक हमारे पास फुली। अब पार्शियल का क्या मतलब है? पार्शियल का मतलब ये है कि वो कंपनसेट तो कर रही है, मिसाल के तौर पे लंग्स है, तो लंग्स कंपनसेट कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर डिसऑर्डर है तो किडनी हमारे पास कंपनसेट कर रही है, लेकिन वो कंपनसेशन इतनी नहीं कर रही कि जो ब्लड की पीएच है वो नॉर्मलाइज हो जाए। मकसद क्या है? कंपनसेशन हम क्यों कर रहे हैं? ब्लड, ये जो किडनी है कंपनसेट क्यों कर रही है? इसलिए कंपनसेट कर रही है कि जो ब्लड की पीएच है ये नॉर्मल हो जाए। लेकिन हमारे पास किडनी कंपनसेट कर रही है, लेकिन इतनी कंपनसेट नहीं कर रही कि जो ब्लड की पीएच है उसको नॉर्मलाइज किया जाए, तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल कंपनसेशन। पार्शियल कंपनसेशन में क्या होगा कि हमारे पास जो दूसरा ऑपोजिट ऑर्गन होगा वो कंपनसेट तो करेगा, लेकिन इतना कंपनसेट नहीं किया कि जो ब्लड की पीएच है वो नॉर्मलाइज हो जाए। तीसरा, फुली कंपनसेटेड। फुली कंपनसेटेड का मतलब, फुली कंपनसेटेड का मतलब यह है कि
पीएच ब्लड की अब नॉर्मल हो गई है, यानी कि जो ऑपोजिट ऑर्गन्स है जिसने कंपनसेट करना है वो कंपनसेट कर रहा है, और इस हद तक कंपनसेट कर दिया कि जो ब्लड की पीएच है वो नॉर्मल हो गई है। दिस इज कॉल्ड फुल्ली कंपनसेटरी मेथड। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चूंकि हर बुक अपनी अपनी वैल्यूज लिखती है, ठीक है, होती तो मेजर हमारे पास एक ही वैल्यूज है, लेकिन चूंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ मेडिकल सर्जिकल बुक, तो इसकी जो वैल्यूज हैं जो कि हमें बिजीज के इंटरप्रेट करते हैं, वो मैं आपको बुक्स के अंदर से बता देता हूँ। अगर हम ब्लड की पीएच की बात करें, आर्टीरियल पीएच की बात करें, तो वो हमारे पास, क्योंकि दो चीजें होती है ना, एक हमारे पास ब्लड होता है आर्टरी के अंदर होता है, एक हमारे पास वेन के अंदर होता है। तो अगर आर्टरी की पीएच की बात करें तो 7.35 टू 7.45। अगर वेन की पीएच की बात करें तो वेन वीनस ब्लड जो हमारे पास होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे पास होता है, उसकी पीएच हमारे पास होती है 7.32 टू 7.42, ठीक है। पीसीओ2 की बात करें, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो उसमें हमारे पास 35 टू 45 mmHg, ये हमारे पास है आर्टीरियल पीसीओ2, ठीक है। अगर वीनस पीसीओ2 की बात करें, वीनस वीनस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो उसमें हमारे पास 38 टू 52 होता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें हमारे पास 80 mmHg से अबव होना चाहिए। दिस इज फॉर आर्टीरियल ब्लड, ठीक है। अगर वीनस ब्लड की बात करें तो उसमें हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू होती है वो 24 टू 48 mmHg होती है। इसके बाद अगर हम बाइकार्ब की बात करें तो बाइकार्ब अगर आर्टीरियल ब्लड की बात करें तो उसमें हमारे पास 22.26 MEQ होता है। और अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस में हमारे पास 19 टू 25 MEQ होता है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारे पास 94% होती है आर्टीरियल में, और वीनस की बात करें तो हमारे पास 65 टू 75% होती है। स्टूडेंट्स, दो चीजें यहाँ पे हैं जिसका अंदर डिफरेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक चीज उसने बताई है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि उसने बताया है कि हमारे पास आर्टरी के अंदर 80 अबव होना चाहिए। दूसरा उसने बताया है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन जो कि हमारे पास 94 टू अबव होनी चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन सेचुरेशन? देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ओके, so what is difference between partial pressure of oxygen and partial oxygen saturation? तो देखिए, हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, PO2 है, इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे प्लाज्मा के अंदर फ्रीली डिसॉल्व है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन सेचुरेशन, सिंपल O2, ठीक है। अब ऑक्सीजन सेचुरेशन का मतलब है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आरबीसीज के अंदर हैं और आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वहां पे अटैच्ड है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन सेचुरेशन। PO2 का क्या मतलब होता है? PO2, देखिए, अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें तो नॉर्मल फिजियोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो इंस्पायरेशन के साथ जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो लंग्स के अंदर जाते हैं। लंग्स के अंदर जाते हैं तो वहां पे हमारे पास माइनर कैपिलरीज मौजूद है एल्विलाइज के साथ, तो वहां से डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो ऑक्सीजन है, अब वो ऑक्सीजन डायरेक्ट जाकर हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं होगी, वो जाएगी ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो डिसॉल्व होगी, फ्रीली डिसॉल्व होगी। दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, अब जब वही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएंगे, आरबीसीज के अंदर इन्वेड कर जाएंगे हीमोग्लोबिन के चेन के साथ, जो अल्फा बीटा चेन्स हैं, वहां पे वो जाकर बाइंड हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन सेचुरेशन। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को मॉनिटर करने के लिए हम एबीजीज करते हैं, यानी कि हम आर्टरी से सैंपल लेंगे और वहां से हम एनालाइज करेंगे कि ब्लड के अंदर PO2 कितना है। लेकिन ऑक्सीजन सेचुरेशन हम बाहर प्रोब से भी कर सकते हैं, अंदर ब्लड से भी कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू हमें हीमोग्लोबिन से मिल जाएगी कि कितना परसेंट हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है। और अगर हम बाहर से, अगर आपने ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर देखा हो, तो जो हम बाहर से प्रोब लगाते हैं तो ऑक्सीजन सेचुरेशन वहां भी हमारे पास आ जाती है।
दिस इज इन्वेसिव प्रोसीजर, दिस इज नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। तो सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम एबीजीज को एनालिसिस करेंगे तो PO2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन सेचुरेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन PO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर PO2 के ऊपर कुछ फर्क आएगा, ये ऊपर नीचे होगी, तो अल्टीमेटली H2 हमारे पास सिचुएशन ड्रॉप करेगी या सिचुएशन मेंटेन नहीं होगी। अगर मिसाल के तौर पे PO2 की वैल्यू कम आती है, मिसाल के तौर पे किसी पेशेंट है और उसके अंदर जो PO2 की वैल्यू है वो लेस देन 60 है, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप होगी। अगर किसी पेशेंट की हमारे पास जो PO2 है वो इन नॉर्मलाइज है, मिसाल के तौर पे 80 अबव है या वो 90 है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट की इंस्पायरेशन नॉर्मल है, उसकी डिफ्यूजन नॉर्मल है। मसला कहाँ पे है? मसला हीमोग्लोबिन के अंदर है। हो सकता है उस पेशेंट को एनीमिया हो सकता है एनीमिया की कोई भी टाइप हो सकती है, हो सकता है उसकी हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम हो सकता है उसके अटैचमेंट में प्रॉब्लम हो। तो अब जो प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट आगे इस फेज पे होगी। लेकिन अगर PO2 नॉर्मल है और ऑक्सीजन सिचुएशन नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर PO2 कम है, ऑक्सीजन सिचुएशन ऑब्वियसली ड्रॉप करेगी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सिचुएशन। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। हम एबीजीज को एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि किस तरह हम क्लिनिकल रिपोर्ट्स को जब हम उठाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम इन जो वैल्यूज जो हमें दी गई होती हैं, इससे हम कैसे ये पता लगाते हैं कि हमारे पास रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। 4 कंडीशंस हम इससे करते हैं, और फिर वो कंपनसेटरी है, अनकंपनसेटरी है, पार्शियली है, फुली है, कैसी है। तो क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हम पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जब भी एबीजीज को एनालिसिस करना होता है, आपने देखना होता है कि पीएच किस तरफ जा रही है। नॉर्मली हमने बात की थी कि पीएच हमारे पास 7.35 टू 7.35 टू 7.45 होती है, ब्लड की नॉर्मल पीएच है। अब अगर पीएच डाउन हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी? एसिडोसिस होगी। ठीक है। और अगर पीएच इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो अल्कलोसिस होगी। ठीक है। अब अगर पीएच, सबसे पहले तो आपने देखना है पीएच डाउन हो रही है, अबव हो रही है। पीएच यहाँ पे डाउन हो रही है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो ये हमारे पास एसिडोसिस कंडीशंस है। अब किसकी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक है या रिस्पायरेटरी है, वो हम इन वैल्यूज से देखेंगे। अब देखें, हमने पढ़ा था कि जो CO2 है उसकी वैल्यू जब अबव होती है, वो चूंकि एसिडिक इन नेचर है, अब एसिड गैस है, तो जब ये अबव होती है तो ये हमारे पास पीएच को कम करती है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। सो दूसरी की तरफ देखें तो ये तो हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस में, यानी 2 टू 26, 22 टू 26 हमारे पास इसकी नॉर्मल रेंज होती है। तो नॉर्मल रेंज में है, तो ये हमारे पास, अब जाहिर सी बात है इसकी वजह से तो पीएच ड्रॉप नहीं हुई। ड्रॉप किसकी वजह से हुई है? 61 की वजह से, CO2 की वजह से, क्योंकि ये इंक्रीज है। और जब CO2 इंक्रीज होती है, एसिड इंक्रीज होता है, तो पीएच ड्रॉप करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है। लेकिन कौन सी? कंपनसेटरी है या अनकंपनसेटरी है? अब चूंकि हमारे पास जो किडनी है उसने इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कोई भी फंक्शन अभी तक परफॉर्म नहीं किया, दिस इज कॉल्ड अनकंपनसेटरी। अनकंपनसेटरी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं। पीएच की बात करें तो पीएच है हमारे पास, लेट्स सपोज 7.31 कर लें। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हमारे पास कितनी है, लेट्स सपोज वो है हमारे पास, नॉर्मल है 40। इसके अलावा हमारे पास HCO3 की बात कर लें तो HCO3, अब चूंकि हम मेटाबॉलिक, खुद से मैं आपको वो दे रहा हूँ वैल्यूज, तो हम इसकी रख लेते हैं जी 18 रख लेते हैं। अब इसको आप इंटरप्रेट करें स्टूडेंट्स। देखें, सबसे पहले आप देखें पीएच किस तरफ जा रही है, एसिडोसिस की तरफ जा रही है, अल्कलोसिस की तरफ जा रही है। तो पीएच है हमारे पास डाउन जा रही है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। पीएच नीचे जा रही है तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। अब आपने देखना है कि ये हमारे पास रिस्पायरेटरी है या मेटाबॉलिक है।
अगर रिस्पायरेटरी की बात करें तो रिस्पायरेटरी तो 35 टू 45 नॉर्मल होती है CO2, तो ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब दूसरे की बात करें जो हमारे पास HCO3 है, तो हमने पढ़ा है कि बाइकार्ब जब रिलीज होता है, बाहर जाता है, एक्सक्रीट होता है किडनी से, तो वो क्रिएट करता है एसिडिक एनवायरनमेंट। एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि अगर ये डाउन है, डिक्रीज है, तो इसकी वजह से एसिडिटी है ये ब्लड के अंदर। तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं दिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन कौन सी, कंपनसेटरी है कि अनकंपनसेटरी है? क्योंकि ये जो लंग्स हैं अभी तक ये इसको कंपनसेशन में इन्वॉल्व नहीं हुए, इनकी वैल्यू डिरेंज नहीं हुई, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज अनकंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो दिस स्टूडेंट अनकंपनसेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। इसी तरह हम एक और वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जो कि हम पार्शियली कंपनसेटरी की बात करेंगे, ठीक है। अब एक स्टूडेंट्स एक सिंपल ट्रिक है, वैसे तो वो एक रटा टाइप में आ जाती है, लेकिन अगर आप उससे भी समझ जाते हैं तो उसमें ये होगा कि अगर हमारे पास जो पीएच है वो नॉर्मल नहीं है, वो डिरेंज है, और नीचे दोनों में से कोई भी हमारे पास जो एक वैल्यू है वो एबनॉर्मल है और एक नॉर्मल है, यानी कि एक वैल्यू लंग्स में से या किडनी में से एबनॉर्मल है और पीएच एबनॉर्मल है, दिस इज कॉल्ड अनकंपनसेटरी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस अल्कलोसिस या मेटाबॉलिक जो भी है, वो अनकंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा। दूसरा हमारे पास अगर ब्लड की पीएच एबनॉर्मल है, ठीक है, और जो दूसरी हमारे पास CO2 है या HCO3 है वो दोनों एबनॉर्मल हैं, दोनों एबनॉर्मल है, पीएच भी एबनॉर्मल है, दिस इज कॉल्ड पार्शियली कंपनसेटेड मैकेनिज्म या मेथड या जो भी आप उसको कहें। अब तीसरा हमारे पास कि पीएच नॉर्मल हो गई है, CO2 बाइकार्ब दोनों एबनॉर्मल हैं, दिस इज कॉल्ड फुली कंपनसेटरी, जो भी आगे होगा। अब कैसे हमने इसको इंटरप्रेट किया, इसका कोर कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास एक ऑर्गन की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब नॉर्मल आ रही है, पीएच डिरेंज है, दूसरी भी डिरेंज है, तो ये अनकंपनसेटेड, क्योंकि ये कंपनसेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। दूसरा, अगर हमारे पास पीएच डिक्रीज है, कम है, ज्यादा है, कुछ भी एबनॉर्मल है, एक ऑर्गन की वैल्यू भी एबनॉर्मल है तो दूसरे की भी एबनॉर्मल है, दोनों की एबनॉर्मल है, पीएच भी एबनॉर्मल है। इसका मतलब यह एक की वजह से डिफॉर्मिटी आई, दूसरा उसको कंपनसेट कर रहा है, लेकिन पीएच नॉर्मल नहीं हुई, दिस इज कॉल्ड पार्शियली कंपनसेटरी, ठीक है। चौथी हमारे पास पीएच नॉर्मल हो गई है, लेकिन दूसरों की डिरेंज वैल्यू है, दोनों की डिरेंज है। अब क्यों डिरेंज है? एक का डिफेक्ट आया, एक का डिसऑर्डर आया, दूसरे ने कंपनसेशन शुरू की, उसने भी अपनी वैल्यू डिरेंज कर ली, और जो ब्लड की पीएच है वो नॉर्मल तक लेकर आ गया। इसका मतलब है ये कंपनसेट कर रहा है, लेकिन फुली कंपनसेट कर दिया है कि पीएच अब इसकी नॉर्मल हो गई। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, अगर आप इसको मेमोराइज करना चाहें, लेकिन अगर आप और कंसेप्ट समझ जाते हैं तो आपको इस रटे की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, कि मिसाल के तौर पे पीएच है हमारे पास 7.32, मिसाल के तौर पे ये है, किस तरफ जा रही है? एसिडिक की तरफ जा रही है। दूसरा, CO2 की बात करें तो वो हमारे पास है 60 है, नॉर्मल से अबव है। इसका क्या मतलब है कि ये एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। HCO3 की बात करें तो हमारे पास 30 है, यानी बाइकार्ब हमारे पास 30 है, और हमने ये पढ़ा है कि बाइकार्ब जितना इंक्रीज होता है तो उतना बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और CO2 की हमने ये पढ़ा था कि जितना CO2 इंक्रीज होता है उतना एसिडिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है और बाइकार्ब हमारे पास बेसिक इन नेचर है। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको तो ब्लड की पीएच को इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि बेसिक इन नेचर है तो अल्क्लोसर की तरफ लेकर जाना चाहिए। इसका मतलब है ये तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ये इसने अपनी वैल्यू डिरेंज की है कंपनसेशन की वजह से। दूसरा CO2 की बात करें तो अब हमारे पास ये जो 60 है ये इंक्रीज है नॉर्मल से, तो अब नॉर्मल से इंक्रीज है तो हमने पढ़ा है कि एसिडिक गैस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब इंक्रीज होती है तो ब्लड की पीएच को वो कम करती है, ब्लड की पीएच को वो कम करती है, एसिडिक की तरफ लेकर जाती है। तो सेम यही पे कंडीशन वो है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। अब क्या कौन सी है, कंपनसेटरी या अनकंपनसेटरी है? तो हमारे पास ये दोनों की डिरेंज वैल्यू है, इसका मतलब है ये कंपनसेटरी है, दूसरा ऑर्गन भी इसके साथ कंपनसेट कर रहा है, लेकिन कौन सा है, पार्शियली है या फुली है?
तो अब चूंकि पीएच ऑफ ब्लड को अभी तक ये नॉर्मलाइज नहीं कर सका, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास पार्शियली कंपनसेटरी है, पार्शियली कंपनसेटरी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, इसी की हम एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको रेज कर लूं। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, पीएच ले लेते हैं हम, जो है वो 7.31 ले लेते हैं। हमारे पास जो PCO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम ले लेते हैं जी, कितना ले लें जी, उसको हम ले लेते हैं जी 30 ले लेते हैं, लेट्स सपोज। और इसी के साथ हमारे पास जो HCO3 है, HCO3 है, इसको हम ले लेते हैं जी, कितना ले लें जी, अम, हम इसको ले लेते हैं जी, लेट्स सपोज 18 ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप इसको इंटरप्रेट करें। अब HCO3 है, ये कम हो रही है, नॉर्मल इसकी वैल्यू क्या है 22 है, तो 22 से ये कम है, इसका मतलब है ये ब्लड के ऊपर पीएच को नीचे लेकर जा रही है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। इतना तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जो ब्लड की पीएच डाउन हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है। अब दूसरे की अगर हम बात करें, तो अगर PCO2 की बात करें, तो उसमें हमारे पास चूंकि अगर ये कम हो रहा है तो ये तो बेसिक इन नेचर है, कम होना तो बेसिक है ना इसकी प्रॉपर्टी। अगर ये ज्यादा है तो तब एसिडिटी क्रिएट करता है, तो इसकी वजह से पीएच तो कम नहीं हो सकती, इसकी वजह से पीएच ज्यादा होगी, और लेकिन इसकी वजह से पीएच कम हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों? जो पीएच है वो एसिड की तरफ जा रही है, वही वही सेम पीएच हमने ली है ना। तो अब हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन कौन सी है, कंपनसेटरी है, अनकंपनसेटरी है। तो हमारे पास चूंकि पीएच अभी तक नॉर्मलाइज नहीं हुई, बाकी दोनों की वैल्यू डिरेंज है, तो इसको हम कहेंगे कि पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आई होप सो ये भी आपको क्लियर होगा। तो तीसरी हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, जहां पे हम फुली कंपनसेटरी की हमने एक एग्जांपल ली है। पीएच है हमारे पास 7.37 विच इज नॉर्मल। CO2 की बात करें तो 65 mmHg है, विच इज एबनॉर्मल, एंड किस तरफ जा रही है, एसिडोसिस की तरफ जा रही है। HCO3 की बात करें तो हमारे पास 32 MEQ है, यानी कि ये हमारे पास बफर सिस्टम है, बेसिक इन नेचर है, तो ये ऊपर जा रहे हैं, तो अल्कलोसिस की तरफ जा रहे हैं। अब हम स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, अब इसमें तो पीएच नॉर्मल है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिटी की तरफ जा रही है या अल्कलोसिस की तरफ जा रही है। तो यहां पे भी आपने वही सेम स्केल ले लेना है, यहां पे भी आपने वही ब्लड की पीएच वाला स्केल ले लेना है, 7.35 टू 7.45, दिस इज द नॉर्मल पीएच। अब इसमें आपने मिड में सेपरेशन कर लेनी है, 7.40 जहां पे आता है वहां पे आपने इसको ब्रेक कर लेना है। अगर 7.5 से बिलो है तो वो हमारे पास आएगा एसिडिटी। अगर 7.40 से अबव है, 7.45 तक है, उसको हम कहेंगे अल्कलोसिस। तो अगर फुली कंपनसेटरी की जो वैल्यू है वो 3.5 की 7.35 की तरफ है, 4.40 से कम है, यानी 3.40 से कम है, तो उसको हम कहेंगे कि ये एसिडिटी की तरफ जा रही है। अगर वो 7.40 से अबव है, किसकी तरफ जा रही है, 7.45 की तरफ जा रही है, उसको हम कहेंगे दिस इज अल्कलोसिस। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो पीएच है ये 7.37 है, तो उसका क्या मतलब है, ये हमारे पास इस रेंज में आ रही है, तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, एसिडोसिस है। तो हमने सिंपली इंटरप्रेट तो पहले ये कर लिया कि ये हमारे पास एसिडोसिस कंडीशन है। अब किसकी वजह से, CO2 की वजह से, HCO3 की वजह से, इसको हम फर्दर इंटरप्रेट करते हैं। दोनों की वैल्यू एबनॉर्मल्स है और इसकी नॉर्मल है, तो सिंपल कौन सा ये हमारे पास हो गया, ये सिंपल हमारे पास हो गया फुली कंपनसेटरी, फुली कंपनसेटरी। अब एसिडोसिस है तो मेटाबॉलिक है या रिस्पायरेटरी है, वो अब हम इससे देखते हैं। CO2 जब इंक्रीज होता है तो हमारे पास एसिडिटी क्रिएट करता है, यानी कि CO2 नेचर इसकी क्या है, एसिड है ना, तो जब ये इंक्रीज होता है तो ये ब्लड की पीएच को कम करता है, और ऑलरेडी यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो हम आंखें बंद कर ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है।
अब दूसरे को हमने क्यों नहीं देखा, क्योंकि दूसरा हमारे पास वैल्यू उसकी अब जा रही है और जब HCO3 अप जाता है, इंक्रीज होता है, तो उसका तो फंक्शन ये है कि जब वो अप जाता है तो पीएच को इंक्रीज करता है। पीएच इंक्रीज होगी तो हमारे पास अल्कलोसिस कंडीशन आएगी, लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास एसिडोसिस है, तो एसिडोसिस हमारे पास इस कंडीशन में 65 की वजह से ही हो सकता है। एक और इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम मेटाबॉलिक को डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज हम वैल्यू ले लेते हैं, पीएच ले लेते हैं 7.41 ले लेते हैं। HCO3 हम कितनी ले लेते हैं जी, अगर हम इसको एसिडिक करें, बेसिक करेंगे तो इसको हम लेट्स सपोज 30 कर लेते हैं। और दूसरे की बात करें जो PCO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं जी 50 ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या इंटरप्रिटेशन होगी, देखें सबसे पहले आप पीएच को एनालाइज करें। 7.41 है तो स्केल की तरफ कहाँ जा रहा है, 4 जीरो से अबव जा रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास अनक्लोसिस कंडीशन आ रही है। कंपनसेटरी है, अनकंपनसेटरी या कौन सी है, अब क्योंकि ये पीएच नॉर्मल है और दोनों एबनॉर्मल है तो ये फुली कंपनसेटरी है। ठीक है, अब HCO3 हमारे पास इंक्रीज है, तो HCO3 जब इंक्रीज होता है, नॉर्मल इसकी 26 तक होनी चाहिए, तो अब ये नॉर्मल से इंक्रीज है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। क्यों, क्योंकि अगर HCO3 ये हमारे पास जो है ये इंक्रीज है, अगर ये इंक्रीज होती और इसकी वजह से पीएच पे इफेक्ट पड़ता तो वो एसिडोसिस की तरफ जाती पीएच, लेकिन चूंकि पीएच अल्क्लोसिस की तरफ जा रही है तो इसके ज्यादा होने से तो अल्क्लोसिस की तरफ नहीं जा सकती। हाँ, इसके ज्यादा होने से अल्क्लोसिस की तरफ जा सकती है। क्यों, ये बेसिक इन नेचर है और जब बेसिक इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से पीएच भी ऊपर जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और मैं आपको बात बता दूं, रोम मेथड। रोम मेथड क्या है, रोम रोम मेथड ये भी एक सिंपल ट्रिक है कि अगर रिस्पायरेटरी रेट जो है वो ऑपोजिट होता है पीएच के, मिसाल के तौर पे ब्लड की पीएच है, अगर रिस्पायरेटरी में हमारे पास क्या होता है, CO2 होता है, बल्कि मैं इसको रेस कर लूं। रोम मेथड क्या है, रोम मेथड ये एक साइंटिस्ट था, उसने ये एक सिंपल ट्रिक दी थी कि अगर जो रिस्पायरेटरी रेट है या CO2 की बात करें, क्योंकि रिस्पायरेशन में CO2 आती है, अगर ये इंक्रीज होती है तो ब्लड पे ऑपोजिट इफेक्ट पड़ेगा, ब्लड की पीएच पे। अगर ये डिक्रीज है तो ब्लड की पीएच पे ऑपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। कैसे इफेक्ट पड़ेगा, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास पीएच स्केल है 7.35, 7.45, ठीक है। अब अगर रिस्पायरेटरी की बात करें, ठीक है, रिस्पायरेटरी की बात करें जिसमें हमारे पास CO2 आ जाती है, अगर CO2 इंक्रीज है तो यहाँ पे इसने कहा है कि जब CO2 रिस्पायरेटरी की बात करेंगे तो वो ब्लड के ऑपोजिट होगा, तो CO2 इंक्रीज है तो पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पीएच पे ये ऑपोजिट यानी नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। क्यों नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि CO2 गैस जो गैस होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है, और जब एसिड इंक्रीज होता है तो ब्लड की पीएच नीचे जाती है, यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट की तरफ जाती है। सेम अगर CO2 कम है, डिक्रीज है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास जो, क्योंकि CO2 एसिडिक इन नेचर है, तो एसिड जब कम होता है तो बेसिक एनवायरनमेंट ज्यादा होता है, तो पीएच जो ब्लड की है वो इंक्रीज होगी, यानी कि वो अल्क्लोसिस की तरफ जाएगी। तो इस बार इसने ये कहा है कि जो रिस्पायरेटरी है वो ऑपोजिट होगी पीएच के, ब्लड की पीएच के। अब रिस्पायरेटरी इफेक्ट में अगर CO2 इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड की पीएच कम जाएगी, CO2 कम हो रहा है तो ब्लड की पीएच ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि CO2 हमारे पास एसिड इन नेचर है, और जब एसिडिटी डिक्रीज होती है तो ब्लड की पीएच ऊपर जाती है, अल्क्लोसिस की तरफ जाती है, और एसिडिटी जो हमारे पास CO2 जब जो एसिड है वो इंक्रीज होगा तो ब्लड की पीएच कम होगी, यानी एसिडिटी की तरफ जाएगी। सो इसने कहा है कि ये हमारे पास जो रिस्पायरेशन है ये CO2 जो इसमें आता है वो ब्लड के ऑपोजिट होगा, लेकिन जो मेटाबॉलिक होगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास HCO3 आता है, बाइकार्ब आता है, वो इक्वल होगा पीएच के, यानी कि जिस तरफ मेटाबॉलिक बाइकार्ब जाएगा उसी तरफ पीएच जाएगी। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 3.75 टू 3.7.45 है। अब इसमें मेटाबॉलिक की बात करते हैं, तो अगर ये मेटाबॉलिक या जो बाइकार्ब है वो इंक्रीज हो रहा है तो जो ब्लड की पीएच है वो भी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि जब इंक्रीज होती है तो अल्क्लोसिस की तरफ जाती है, और मेटाबॉलिक ऑब्वियसली
बेसिक इन नेचर है, जब बेस इंक्रीज होता है तो ब्लड की पीएच इंक्रीज होगी। तो अगर ब्लड की जो बेस हमारे पास बाइकार्ब है वो कम होता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, तो ब्लड की जो पीएच है वो भी हमारे पास डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि ये बेस इन नेचर है, तो जब बेस कम होता है तो एसिडिटी इंक्रीज होती है, और जो बेस अब यहाँ पे कम हो रहा है तो यहाँ पे एसिडिटी ब्लड की डिक्रीज हो रही है। तो इस वजह एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, ब्लड का पीएच का जो स्केल है वो डिक्रीज हो रहा है। सो इसने कहा था कि जो रिस्पायरेशन है वो पीएच के ऑपोजिट होगी, यानी CO2 जब इंक्रीज होगा तो पीएच ब्लड की कम होगी, CO2 डिक्रीज होगा तो ब्लड की पीएच इंक्रीज होगी। लेकिन जो मेटाबॉलिक है वो इक्वल है, यानी कि जिस तरफ मेटाबॉलिज्म जाएगी, जिस तरफ बाइकार्ब जाएगा, बाइकार्ब इंक्रीज हो रहा है तो पीएच भी इंक्रीज होगी, बाइकार्ब डिक्रीज हो रहा है तो पीएच भी डिक्रीज होगी। तो दिस इज रोम मेथड। आई होप सो स्टूडेंट्स ये आपको पीएच का जो हमारे पास इंटरप्रिटेशन थी एबीजीज की, ये आपने इजीली अंडरस्टैंड कर ली होगी। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। आप अपने मोबाइल में चैट जीपीटी खोलें, चैट जीपीटी को आप बोलें कि जो एबीजीज इंटरप्रिटेशन मुझे दो, तो वो आपको एबीजीज इंटरप्रिटेशन देगा। वन बाय वन आप उसमें फिर एग्जांपल्स के तौर पे, अपनी प्रैक्टिस के तौर पे उसको हल करें कि हमारे पास कंपनसेटरी है, रिस्पायरेटरी है, मेटाबॉलिक है। उसको बोले कि आप आपको एमसीक्यूज दें, तो वो आपको एमसीक्यूज देगा और आप उसमें से करेक्ट ऑप्शन को देखें। तो उसमें जब आप इंटरप्रिटेशंस करते रहेंगे तो आप जो है वो कुछ टाइम के बाद, कुछ प्रैक्टिस करने के बाद इसमें एक्सपर्टीज ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एबीजीज है ये हर आईसीयू के पेशेंट की रोजाना डेली बेसिस पे होती है। तो जब आप मेडिकल आईसीयू में जाते हैं, सीसीयू में जाते हैं, कौन सी भी कोई भी पेशेंट वेंट पे है उसकी डेली एबीजीज होगी। तो वेंट पे जितने भी आईसीयूज हैं, जो भी टाइप ऑफ आईसीयू है, सीसीयू है, मेडिकल आईसीयू है, सर्जिकल है, नेरो है, कोई भी है, उस सब में वेंट पे पेशेंट पड़े होते हैं। आईसीयू में वेंट पे होते हैं ना पेशेंट, तो हर वेंट वाले पेशेंट की एबीजीज डेली की जाती है। तो वो इंटरप्रेट आपको करना आना चाहिए कि हमारे पास किस तरह हम इसकी इंटरप्रिटेशंस करते हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया है, पसंद आया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।